शम्मापुर नामक गांव में गोपाल और कृतिका अपने बेटे राजेश के साथ रह रहे थे। राजेश जब छोटा सा था, उसकी मां कृतिका की बीमार पड़ने से मौत हो गई। तब बड़ों ने गोपाल को दोबारा शादी करने के लिए मजबूर किया। उसने कविता नाम की लड़की से शादी कर ली, लेकिन कविता राजेश को पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा राजेश को कुछ न कुछ काम करने के लिए कहती रहती और मारपीट और डांट कर सताती थी। एक दिन कविता ने राजेश को बुलाया। अरे राजेश, कहाँ हो तुम? क्या तुमने मुझे बुलाया माँ? हाँ जाओ, बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ। इतना कहकर उसने उसे बैग और पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद राजेश घर आया। माँ, मैं सब्जी ले आया हूँ। ठीक है, तो चलो घर की सफाई शुरू करो और फर्श पर पोछा लगाओ। राजेश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, माँ, तुम जिंदा होती तो मैं खुशी खुशी स्कूल जाता। जब से ये नई माँ आई है, मुझे बहुत सता रही है। ऐसा सोचकर उसने पूरे घर की सफाई भी कर दी। क्या तुमने काम पूरा कर लिया? हाँ माँ, मैंने सब कर दिया। अब तुम जाओ और जलाने के लिए लकड़ी काट कर लाओ, नहीं तो तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। राजेश जलाने की लकड़ी काटकर अंदर आ गया। वहां कविता सो रही थी। ये देखकर राजेश ने सोचा, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी सौतेली माँ सो रही है। अगर मैं उसे जगाऊंगा तो वो मुझे पीटेगी। मैं रसोई में जाकर खुद खाना ले लेता हूँ। ये सोचकर वो रसोई में गया और चावल ले लिया। जब वो करी लेने लगा तो करी का कटोरा फिसलकर नीचे गिर गया। कविता तुरंत वहां आई और बोली, अरे रे, क्या तुमने करी से भरा कटोरा नीचे फेंक दिया? इतना कहकर वो उसे डंडे से पीटने लगी और बोली, मैं आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी, दफा हो जाओ। इतना कहकर उसने उसे घर से निकाल दिया। राजेश ने थोड़ा पानी पिया और बाहर बैठ गया। कविता जब फर्श से करी हटा रही थी तो उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया और जोर जोर से चिल्लाती हुई नीचे गिर गई। ये सुनकर राजेश कविता के पास गया और उसे फर्श पर गिरा देखा। राजेश ने फौरन अस्पताल फोन किया और उसे वहां ले गया। कुछ देर बाद कविता ने आंखें खोली तो गोपाल और राजेश को खड़े देखा। आपको 1 मिनट के लिए दिल का दौरा पड़ा था। अगर आपका बेटा सही समय पर फोन नहीं करता तो आपकी जान जा सकती थी। अब आप ठीक हो, टैबलेट सही तरीके से लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देखो कविता, तुमने मेरे बेटे पर कितने जुल्म किए, लेकिन उसने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए तुम्हारी जान बचाई। कविता, बच्चों को प्यार भी चाहिए होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों को प्यार नहीं करते तो वे अकेले पड़ जाते हैं। यह सुनकर कविता ने राजेश को अपने पास बुलाया। मुझे माफ कर दो राजेश। इतना कहते हुए उसने राजेश के माथे पर चूमा। उस दिन के बाद से कविता राजेश से बहुत स्नेह करने लगी और अपने बेटी की तरह उसकी देखभाल करने लगी। गोपाल और कविता राजेश के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रमेश और जानकी पति पत्नी हैं। उनकी एक 14 साल की बेटी है जिसका नाम है राम्या। वो एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। रमेश की शहर में ठीक ठाक नौकरी है। दोनों राम्या की अच्छे से देखभाल करते हैं। इस तरह वो परिवार खुशी से रहता है। आज राम्या का जन्मदिन है। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है ना? मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ। इस बीच राम्या वहाँ आई। उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। 100 साल खुशी खुशी जियो। जीऊंगी माँ, जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं, मैं खुश भी रहूंगी। ठीक है, चलो मंदिर चलें जल्दी से, नहीं तो तेज धूप हो जाएगी। वे अपने स्कूटर पर मंदिर जाने लगे। उन्होंने मंदिर में पूजा की और वापस घर लौट रहे थे। पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान हम सबको हमेशा ऐसे ही साथ रखे, उसने चहकते हुए कहा। इसी बीच अचानक एक कार तेजी से आई और उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। तीनों हवा में उछले और सड़क पर आ गिरे। कार ड्राइवर नहीं रुका। रमेश और जानकी के जोर से गिरने से पैर टूट गए। किस्मत अच्छी थी, इसीलिए राम्या को हल्की चोटें आईं। कुछ देर बाद वो उठी तो देखा कि उसके माँ बाबा दोनों बेहोश हैं। हे भगवान, ये क्या अन्याय है। मुझे किसी भी तरह अपने माँ बाबा को बचाना होगा। उसने कुछ लोगों की मदद ली और उन्हें अस्पताल ले गई। 10 दिन बीत गए। एक डॉक्टर राम्या के पास आया। राम्या, तुम्हारे माँ बाप दोनों पैर खराब हो गए हैं।
वे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं करूंगी उनकी देखभाल। आपके माँ बाप ने आप जैसी बेटी पाई, वो बहुत भाग्यशाली है। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ कितने और दिन रहना होगा? ये दवाइयाँ ले लो, तुम आज ही डिस्चार्ज करवा सकती हो। वो अपने माता पिता दोनों को व्हील चेयर पर बिठा कर ले गई। अच्छा होता अगर हम मर ही जाते, हमारी वजह से तुम्हारी तकलीफें नहीं बढ़ती। प्लीज ऐसा मत कहिए बाबा, अब दोनों मेरी आंखों के सामने हैं, तो मैं किसी भी मुश्किल को हल कर सकती हूँ। आइंदा ऐसा ना कहें प्लीज। लेकिन अस्पताल में इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया है और तुम्हारी पढ़ाई भी छूट गई है। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो रो रही थी। राम्या ने उसे दिलासा दिया। माँ, तुम निराश न हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वो सोचने लगी कि पैसा कैसे कमाए। फिर उसने फूल बेचकर पैसे कमाने का फैसला किया। मैं फूल बेचूंगी और पैसे कमाऊंगी, उस पैसे से अपने माता पिता की देखभाल करूंगी। उसने सोचा, अपने गुल्लक से पैसे निकाले जो उसने बचाए थे और फूल लेकर आई। पूरी रात जागकर कई मालाएं बनाई और अगले दिन उन्हें बेचने के लिए गई। फूल, गेंदे के फूल, ताजा ताजा गेंदे की माला, गेंदे की माला। वो इस तरह आवाज देती हुई सड़कों पर घूमती और फूल बेचती, लेकिन उसके पास कम फूल होते थे। आज तो मुझे कम पैसे मिले हैं, इससे मुझे माँ बाबा के लिए खाना खरीदना होगा और बाकी से कल के लिए फूल। उसने खाना खरीदा और घर गई। अपने माता पिता को अपने हाथों से खिलाने लगी। राम्या, तुमने खा लिया? हाँ बाबा, मैंने बाहर ही खा लिया था, ये तो मैं आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। इस तरह लगातार 2 दिन उसने कुछ नहीं खाया और अपने माँ बाबा से झूठ बोलकर उन्हें खिलाती रही। कुछ ही दिनों में उसके फूल और अच्छे से बिकने लगे। अधिक पैसा मिलने से उसने मिठाई भी बेचना शुरू कर दिया। एक दिन वो ट्रैफिक लाइट्स के पास एक चौराहे पर बैठी हुई थी और मिठाई बेच रही थी। इस बीच एक कार वहां आई। उसने सोचा कि वो मिठाई खरीदेंगे। वो कार की खिड़की के पास गई। सर, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी खरीद लीजिए। उसने ये कहते हुए उस कार में बैठे आदमी के सामने मिठाई की प्लेट करी। बकवास मत करो, मैं क्या तुम जैसी गरीब लड़की से मिठाई खरीदूंगा? अगर तुम्हारी छाया भी मुझे छू जाए तो घिन आएगी मुझे। उसने उसकी मिठाई की प्लेट पकड़कर दूर फेंक दी। सभी मिठाइयां नीचे गिर गईं। इस बीच सिग्नल क्लियर होते ही कार चली गई। ये आपने ठीक नहीं किया छोटे साहब। ठीक नहीं किया? क्या ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा? हाँ? वो बदतमीजी से बोला। ड्राइवर चुप रहा और कार चलाता रहा। महेश बहुत अमीर घर का है। उसके घर में घुसते ही उसका पिता भूपति उसके सामने आया। महेश, तुम्हारे कॉलेज से प्रिंसिपल ने शिकायत की है कि तुम ठीक से कॉलेज नहीं जा रहे हो। मुझे तुमसे कितनी बार कहना होगा? उसने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी और पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। भूपति को बहुत गुस्सा आया। उसने ड्राइवर से कहा, देखो जरा कितना बदतमीज हो गया है ये। नया खून है साहब, समझता नहीं कि किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए। उसने रमेश द्वारा रास्ते में उस लड़की के साथ की ज्यादती के बारे में बताया। भूपति को राम्या से सहानुभूति महसूस हुई। क्या इस बेवकूफ ने ऐसा किया? मैं उसके नुकसान की भरपाई करूंगा, मुझे ले चलो। वो भूपति को उसी जगह लेकर गया। राम्या घर जा रही थी। भूपति कार से नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे गया। राम्या घर पहुंची, वो भी घर में गया और देखा कि रमेश और जानकी व्हील चेयर में थे। उन्हें इस हालत में देखकर वो चौंक गया। उसे वो दुर्घटना याद आ गई जो उसकी कार से हुई थी। मुझे ठीक ठीक याद है, उस दिन मैंने इन लोगों के स्कूटर को टक्कर मारी थी। वो सोच रहा था। तभी, आपको क्या चाहिए साहब? मेरा नाम भूपति है। मैं ही तुम्हारे माता पिता के अपाहिज हो जाने की वजह हूँ। उस दिन मेरी कार नियंत्रण से बाहर हो गई थी और एक्सीडेंट हो गया। पुलिस मामले से डरकर मैंने उस दिन तुम लोगों की मदद नहीं की, लेकिन उस दिन से मेरी रात की नींद उचट गई है। मुझे खुद पर गुस्सा आता है। आज मेरे बेटे ने तुम्हारी मिठाई की प्लेट फेंक दी।
इसीलिए मुझे तुम लोगों से मिलने का अवसर मिल गया। आप सभी मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी इस हालत की वजह हूँ, इसीलिए मैं आप सभी की सहायता करूंगा। बेटी, तुम एक जरा सी बच्ची हो, लेकिन अपने माता पिता की देखभाल करने में लगी हो। आज से तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म। कल से तुम स्कूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए सभी आवश्यक चीजों का ध्यान रखूंगा। मैं वादा करता हूँ। उसने वादा किया तो उन तीनों को खुशी महसूस हुई। उसने उस परिवार की बहुत मदद की। उनकी सभी तकलीफें दूर हो गई। राम्या ने फिर से स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर दिया।